बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, साल जो पहिरियों प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जंहिंमें असां रिव्यू कंदासीं साल 2023 पाकिस्तान जे लाइ जेके रांदियुनि जा जेके मैदान आहिनि उनमें पाकिस्तान जे लाइ छा वियो वापरियो, पाकिस्तान जूं कहिड़ियूं अचीवमेंट्स रहियूं या पाकिस्तान किथे अञा इम्प्रूवमेंट अची सघे थी पाकिस्तान जी टीम में, पाण ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जंहिंमें क्रिकेट आहे, हॉकी आहे या फुटबॉल आहे, पाण टिनी ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। स्पेशली असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान क्रिकेट जे हवाले सां। ऐं पाकिस्तान जी टीम हिन वक़्तु मौजूदु आहे ऑस्ट्रेलिया में, जिते ॿिनि टेस्ट मैचुनि में असांखे शिकस्त थी चुकी आहे। ऐं सिडनी में आख़िरी टेस्ट आहे। 28 सालनि जो जेको इंतज़ारु आहे, असां अॼु ताईं जेका 28 सालनि ताईं का टेस्ट मैच न आहे खटी। ऑस्ट्रेलिया में छा आख़िरी टेस्ट असां उते खटे सघंदासीं या न। सो ओवरऑल उन साल 2023 ते रिव्यू कंदा असां सां गॾु हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि ताबिश मीर साहब, जिन्हें असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि मुनीरुल हक साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले ताबिश, साल 2023 क्या कहेंगे, कैसा रहा पाकिस्तान के लिए, स्पेशली अगर हम क्रिकेट से शुरुआत करें तो? बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया और मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को लेकर बात करें तो पाकिस्तान टीम के लिए 2023 में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान टीम ने करनी थी। पाकिस्तान टीम एशिया कप की मेज़बानी करने जा रहा था, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान टीम को अपना एशिया कप का इवेंट जो है श्रीलंका में मुकाबले उसके हुए हमने देखा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई, इससे कबल एशिया कप में शिकस्त हुई, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान टीम साबिक कप्तान बाबर आजम की क़यादत में नीदरलैंड के खिलाफ जीतने वाली जो ओडिया सीरीज़ है उसके बाद पाकिस्तान टीम नंबर 1 बनी। लेकिन एशिया कप में नाकामियाँ, फिर वर्ल्ड कप में शिकस्त और फिर नाकिस कारकर्दगी का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे कबल अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम जो है उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया होम सीरीज़ में, जब न्यूजीलैंड के तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं वो नहीं थे तो 4-1 हमने उन्हें शिकस्त दी। लेकिन उससे कबल जब न्यूजीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आई थी तो 2-1 से उन्होंने हमें मात दी थी। ताबिश, यहाँ माजरत कर मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, साल का पहला ही प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कोई नेगेटिविटी हम ना फैलाएं। आपने जैसे ही प्रोग्राम, जैसे ही जवाब आपने शुरू किया, आपने कहा हम नीदरलैंड से हारे, उसके बाद हम नंबर 1 बने, न्यूजीलैंड की बी टीम आई उनको हमने हराया, न्यूजीलैंड की ए टीम से हम हार गए। कुछ पॉजिटिव्स भी रहे थे। पाकिस्तान आज तक वनडे रैंकिंग में माजी में भी बड़े स्टार्स खेले हैं पाकिस्तान के लिए, क्या उन्होंने कभी पाकिस्तान को नंबर 1 बनवाया? नहीं बनाया। बाबर आजम ने या हमारी जो अभी रैंकिंग नंबर 1 टीम है उसने बनाया। तो क्रेडिट तो जाता है। क्यों हम सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं कि भाई नीदरलैंड से जीत गए, बी टीम से जीत गए? कुछ अच्छी चीजें भी हमने की है। अगर साल का पहला प्रोग्राम है, कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातें। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि मुस्बत बातें जो हैं उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम के जब इस कत्थे चिट्टे पर नजर डालते हैं ना हम, तो सारी वो परफॉर्मेंस सामने आती है जिसको लेकर हम मुसलसल जो है निशानदेही कर रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं। आप अपने इस प्लेटफॉर्म से कर रहे होते हैं, मुनीर साहब भी जो है इस हवाले से बात कर रहे होते हैं, मैं भी अक्सर बात कर रहा हूँ। तो हम नेगेटिविटी पर बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान टीम की ऑल ओवर जो कारकर्दगी थी उस पर बात कर रहे थे। अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो हम ना तो किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं ना तो किसी के हक में बात कर रहे हैं, बिना ये कहे भी बात हो सकती थी ना। नीदरलैंड का नाम ना लेते हुए भी ये कह सकते थे हम नंबर 1 बने साल 2023 हम नंबर 1 बने, हमने कैसे बने वो एक अलग बात, बने तो सही नहीं। एक बात समझने की ना, सोचने की ना, कि अगर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनता है वर्ल्ड कप का तो वो उस टीम को शिकस्त देता है वर्ल्ड कप के फाइनल में जो राउंड मुकाबले में किसी टीम से नहीं हारी है। हिंदुस्तान को उसने हिंदुस्तान में हराया है। तो ये बात जब हिंदुस्तान का मीडिया प्रेजेंट कर रहा होगा या फिर ऑस्ट्रेलियावी मीडिया प्रेजेंट कर रहा होगा। साल 2023 ना सिर्फ वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी फतवा दूसरी भी, बिल्कुल टेस्ट चैंपियनशिप जीती, इसके अलावा मुनीरुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुनीर साहब, क्या कहेंगे साल 2023 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो? बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। देखें, स्पोर्ट्स के हवाले से अचीवमेंट्स तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसा आपने कहा कि पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव स्टार्ट रखना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो चीज़ें भी अच्छी चलती हैं, लेकिन साथ साथ अगर कुछ आपकी खामियां हैं तो उनको भी हमें यहाँ हाईलाइट करना होगा। देखें, पाकिस्तान अभी एशिया कप की बात कर रहे थे ताबिश, एशिया कप में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया और चौथे नंबर पर अगर आप आएंगे एशिया कप में तो जाहिर है चीजें अच्छी तो नहीं है। फिर वर्ल्ड कप में आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी, तो उस हिसाब से अगर क्रिकेट इवेंट में देखें तो वर्ल्ड नंबर 1 हमने एक बड़ी अचीवमेंट ली, उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के कभी इस तरह वर्ल्ड नंबर 1 बनता नहीं है। पाकिस्तान टेस्ट में भी एक ही दफा बना है,
T20 में तो खैर हम बहुत अच्छे रहे वर्ल्ड नंबर 1, लेकिन जो चीजें अगर हम अहाता करेंगे ना तो उसमें प्लस भी होगा और थोड़ा माइनस भी होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी कि जहां पर हम शायद बहुत ज्यादा हमने खराब कारकर्दगी पेश की, और कुछ जगह ऐसी थी जहां हमने बेहतर है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप की बात करें और एशिया कप की बात करें तो वो किसी तौर से ऐसी नहीं है कि जिसको हम जस्टिफाई कर सकें। हाल बात अगर हम आ जाते हैं नेजाबाजी में, अगर हम नीरज चोपड़ा के साथ अपने अरशद नदीम को मिलाते हैं तो हमें बहुत बड़े अच्छा लगता है। स्क्वॉश में जूनियर इवेंट हमने जीता, बहुत अच्छा लगता है। कई और जगह पे हमने, हमारी वुमेन्स टीम ने पहली मरतबा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज जीती है। सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो बिल्कुल हमें हाईलाइट करनी चाहिए, इसमें कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सीनियर टीम की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहलाती है, वो थोड़ा अभी भी क्राइसिस में नजर आ रही है। लेकिन साल खत्म होते होते एक चीज अच्छी नजर आई है कि जो साल का आखिरी टेस्ट पाकिस्तान ने खेला मेलबर्न में, उसमें पाकिस्तान ने फाइट की है, और अब ऐसा लग रहा है कि जो हम पर्थ में हारे थे वो वाली चीज शायद सिडनी के परसों से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में नहीं होगी, और तीसरे टेस्ट में हम एक बेहतर टीम को ऑस्ट्रेलिया से लड़ते हुए देखेंगे। ताबिश, क्या कहेंगे, एशिया कप साल 2023 में जो पाकिस्तान में होना था उसकी मेज़बानी तो हमें ना मिली, आपने कहा थोड़ी देर पहले, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी क्या उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाएगी? क्योंकि जो हमने साल 2023 में चीज़ें खोई हैं, अब फ्यूचर को देखते हुए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की हमें मेज़बानी मिलनी है, तो उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 2023 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो एक साल के अंदर कई चेयरमैन पीसीबी तब्दील हुए। अगर एक ही चेयरमैन पीसीबी इन मामलात को डील कर रहे होते हैं ना तो उन पर जिम्मेदारी होती। हम कह सकते थे ये गलती रमीज़ हसन राजा की है, लेकिन जब रमीज़ हसन राजा चले गए, फिर चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ से पहले आपने देखा नजम अजीज सेठी साहब का टेन्योर रहा कुछ महीनों के लिए, और वो जब हाइब्रिड मॉडल उन्होंने पेश किया इसके बाद उन्हें भी फारिग कर दिया। तो अब सबसे पहले 2024 में जो चीज़ होनी है वो ये है कि पीसीबी के चेयरमैन के हवाले से जो इलेक्शंस होने हैं वो होने चाहिए, और एक सही तर्ज अमल के साथ एक इलेक्शन के तहत जो है बंदा आए जो इन मामलात को डील करे, और उसे एक लंबा अरसा मिलना चाहिए, तकरीबन 3 साल का अरसा मिले। जब उसको टाइम मिलेगा तो चीज़ों को डिलीवर करेगा ना। अगर आप कहते हैं आरिफ अली खान एक अच्छे चेयरमैन पीसीबी साबित हुए, खालिद महमूद साहब एक अच्छे चेयरमैन पीसीबी साबित हुए, तो इसलिए साबित नहीं हुए, उन्हें टाइम मिला, टाइम पीरियड मिलना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें टाइम देंगे, वो लोगों के साथ जेल होंगे। अंदरूनी मामलात जो हैं, जो इस तरह के मामलात हैं जो आईसीसी को कायल करना या फिर दीगर बोर्ड्स को अपने साथ लेकर चलना, इन मामलात को डील करने के लिए आपको बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज के साथ रब्ता करना होता है, रवाबित कायम करने होते हैं। अगर एक बंदा आए और अभी आकर ये काम करना शुरू करे और उसके बाद फौरन आप किसी और को उसी काम में लगा दें, तो इस तरह काम होता नहीं है, और जो है दाल नहीं बनती है, दाल बिगड़ जाती है। सर, पीसीबी, मुझे लगता है पीसीबी में जो चेंजेस होती है या फिर जो कंट्रोवर्सीज हुई है साल 2023 में, क्या फ्यूचर में भी हमें यही कुछ नजर आएगा? जो सियासत होती है पीसीबी में, अब वो फ्यूचर में कैसे उससे हम जान छुड़ाएं? देखिए, फ्यूचर में एक तब्दीली तो जाहिर है होगी, जब हमारी नई हुकूमत आएगी तो वही अपना चेयरमैन पीसीबी लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मालूम हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक शाह खबर, जो हमारे बहुत बड़े रनाउंड वकील हैं, उनको नामजद किया है कि वो इलेक्शन कराएंगे, और उनको 10 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर रखा है। उनकी जिम्मेदारी है कि पीसीबी में इलेक्शन करवाएं और बोर्ड ऑफ गवर्नर की तकर्री करें, और उसके बाद फिर एक चेयरमैन आएगा। तो ये सिलसिला तो बहरहाल चल रहा है, उसमें उन्होंने खाना काम भी हो रहे हैं, जो चीजें सामने नहीं आ रही, लेकिन काम बहरहाल उसमें हो रहा है। दूसरी बात ये कि आपको पता है पीसीबी का चेयरमैन हमेशा सियासी तकर्री होती है पाकिस्तान में, इवन भारत में भी। तो वो जो सियासी तकर्री है उसमें हम सब इंतजार में है कि किसकी हुकूमत आएगी। न चली जो भी सियासी हुकूमत आएगी उसी का बंदा यहाँ आएगा। तो एक तब्दीली तो है, अब वो जो तब्दीली होगी वो कितने अरसे चलेगी ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन अभी जो चीजें चल रही हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आप समझते हैं वक्ती तौर पर चल रही हैं। अभी मोहम्मद हफीज साहब टीम डायरेक्टर हैं, लेकिन फरवरी के बाद कोई दूसरा आएगा तो ये टीम डायरेक्टर होंगे या नहीं होंगे। और उन्होंने भी देखे ना, आप वो लापरवाही अपनी देखें कि कल वो अपनी फ्लाइट मिस कर गए। वो कॉफी शॉप में थे अपनी बेगम के साथ, उधर फ्लाइट मिस हो गई। सुना उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हूँ, ये हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप एक्स कैप्टन हो या कोई भी हो, ऑफलोड आपको किया जा रहा है, हम आपके लिए दरवाजे दोबारा नहीं खोल सकते। तो वो जो
चीजों को बताते हैं कि जी ये हम खिलाड़ी को ये जुर्माना हो जाएगा और खिलाड़ियों से यूं सख्ती, वो खुद जो चेयरमैन या टीम डायरेक्टर होके वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही कौन करेगा कि आप इतने ज्यादा सीनियर होके आपने इस तरह की लापरवाही क्यों दी। तो चेयरमैन जो दूसरा आएगा वो आएगा, लेकिन एक जरूर चेंजेस होंगी। आई थिंक ज़का अशरफ साहब अब शायद नहीं रहेंगे, जो लग ये रहा है, नसीब उनका हो रह जाए तो बात दूसरी है, लेकिन 1/24 में हम नए चेयरमैन को जरूर देखेंगे और फिर एक नई टीम देखेंगे। ये सारे जो हैं इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में या हेड कोच या अंडर 19 के कोच, मेरे ख्याल ये सब अब तब्दील होंगे। जो नई मैनेजमेंट आएगी वो 3 साल के लिए अगर मुकर्रर होते हैं चेयरमैन, तो फिर चीजें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आएंगी। सर क्या इतने बड़े पैमाने पर चेंजेस होगी, क्योंकि अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिनमें वहाब रियाज हैं, अभी रिसेंटली कल ही एक अपॉइंटमेंट जुनैद खान है, यासर अरफात हैं, तो ये सारे जो लोग आए क्या ये सब एक साथ तब्दील हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, इसलिए कि जो चेयरमैन आएगा वो फिर अपनी टीम लेके आता है। हमेशा ही हमने देखा है ना, आप देख लेना, जब भी कोई दूसरा आता है वो पूरी टीम चेंज हो जाती है ना। कितने लोगों को हमने देखा, चीफ सेलेक्टर भी देखा, कितने लोगों को हेड कोच भी देखा। इतनी महंगी तनख्वाह पर आपने टीम डायरेक्टर रखा था मिकी आर्थर को, उनके साथ ग्रैंट ब्रैडमैन, उनके साथ एंड्रयू पटिक, सब कहाँ हैं अभी? कोई भी नहीं है। तो ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। जो चेयरमैन आएगा फिर उसकी मर्जी चलेगी कि क्या करें। हमारे तो निजामी क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का निजामी तब्दील कर दिया था जब गवर्नमेंट आई थी पिछली, उन्होंने तो अब दोबारा हमारे यहाँ वो आ गई है डिपार्टमेंटल टीमें। तो चीजें चेंज होगी और जो भी आएगा वो अपने हिसाब से आएगा। जो आएगा वो नहीं चाहेगा कि नजम शेखी की या ज़का अशरफ की या रमीज राजे की कोई भी लेगेसी को लेकर चले, वो अपनी चीज। यहाँ भी तो इतने एपोजिट वे में हो रही हैं, इतनी तकरीरियां हो गई, कभी सोचा था? वो ज़का अशरफ साहब के जिनको सिर्फ ये इख्तियार है कि वो डे टू डे बेसिस को चीजें देखेंगे, वो सब कर रहे हैं। हर रोज एक नया बॉलिंग कोच आ जाता है, कहीं कमांडेंट आ जाता है, टीम डायरेक्टर हो जाता है, हर रोज ही हम देख रहे हैं ना, हर रोज ही चेंज हो रही है और इतनी तेजी से हुई है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले तो ये हाल था कि हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अब ये हो गए, अब ये आ गए, अब ये आ गए, वो तो पता नहीं। अभी तो वो खैर ऑस्ट्रेलिया में है, उनके प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं आज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने के वेबसाइट पे उसमें ऑफिशियल जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम मिले हैं हमारे चेयरमैन साहब से भी और खिलाड़ियों से भी। तो अभी तो चीजें उनके लिए अच्छी चल रही हैं, अब आगे देखें क्या होता है। अच्छा ताबिश, मोहम्मद हफीज के वाले से अगर हम बात करें, वो काफी तनकीद की जद में है अपने बयान की वजह से भी, और जो एक वाकया अभी सुनाया मुनीर साहब ने उसकी वजह से भी। क्या कहेंगे, क्यों इतनी तनकीद हो रही है मोहम्मद हफीज पे? क्या वो वाकई थोड़े से ओवर हो जाते हैं जब वो मीडिया से बात करते हैं? तो नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जिस तरह से मुनीर साहब ने काफ़ी खूबसूरती के साथ इस मामले को बयान किया। एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। ऐसे लगता है मोहम्मद हफीज साहब सारी बातें जो हैं सरकारी टीवी चैनल पर कर गए, इसके बाद जब उन्हें ओहदा मिला तो वो फिर वो इक़दामात करने लगे, वो बातें करने लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर शदीद तनकीद होने लगी। आज ही सुबह मैं एक निजी प्रोग्राम देख रहा था और उस प्रोग्राम में वाज़े तौर पर सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि जो बयान दिया मोहम्मद हफीज़ ने कि ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी सो जाते हैं, इस पर लोग कह रहे हैं जो खिलाड़ी, जिस टीम के खिलाड़ी सो जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, तो उनके जीतने के स्पिरिट ही नहीं है। मतलब आपकी जो बयानात हैं वो बिल्कुल आपकी टीम के अपोजिट जाते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात, जो फिर आपके जो इकदाम आप कहते हैं पहले कि मोहम्मद आमिर के लिए ऐसे टेंटेड प्लेयर्स को मैं ना राब्ता करूं, ना मैं उन्हें टीम में देखना चाहता हूं, फिर जब आप डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम बनते हैं तो आपको कॉल भी करनी पड़ती है। फिर ये भी बताने ना किन की मजबूरियां हैं, किन की वजह से आपको कॉल करनी पड़ती है। अगर आप एक जो है एंड पर स्टैंड लेना जानते हैं, अपनी बात को मनवाना जानते हैं, बात करना जानते हैं, तो फिर उस पर कायम भी रहें। अपना मजाक तो ना बनाए, इस क्रिकेट बोर्ड का मजाक तो ना बनाए। आप एक जानिब कह रहे हैं कि लोगों पर और जो खिलाड़ियों पर पाबंदियां लगेंगी, अगर उन्होंने उन SOPs की खिलाफ वर्जी की तो फिर मोहम्मद हफीज पर पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी, उनको सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये भी तो एक अहम सवाल है ना। कौन देगा उन्हें इस बात की सजा? आप फ्री में तो मोहम्मद हफीज काम नहीं कर रहे ना। और आप भी जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो साबका गवर्निंग बॉडी है उसका हिस्सा भी रहे हैं शकील अहमद शेख साहब, और शकील शेख साहब की जानिब से भी वाज़े तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा था कि मोहम्मद हफीज़ पर डे लाख रुपीस तनख्वाह ले रहे और महीने का 30 लाख रुपए उन्हें PCB दे रही है, और जो वहाब रियाज है उन्हें 24 लाख रुपए दिए जा रहे हैं।
तो ये क्या मजाक बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, क्रिकेट का नुकसान करने के लिए दिए जा रहे हैं? आप खिलाड़ियों से मुलाकातें करते हैं लेकिन फिर हम वही देखते हैं वो दोस्तों यारों की टीम पाकिस्तान की खेल रही होती है। तो इस तरह का मजाक जो है खत्म होना चाहिए। आप क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान कर रहे हैं? ये क्या अहम सवाल अब भी बरकरार है। अच्छा, आखिरी टेस्ट मैच के हवाले से अगर बात करें, मुनीर साहब क्या कहेंगे? इमाम उल हक के हवाले से कह रहे हैं कि इमाम उल हक की जगह साइम अयूब खेलेंगे। क्या वजह हुई कि इमाम उल हक को बाहर किया जा रहा है आखिरी टेस्ट मैच से? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इमामुल हक को लेने की क्या वजह है, जब आपको पता है कि वो सेल्फिश प्लेयर हैं, जब आपको पता है कि वो टीम के लिए नहीं खेलते हैं, जब आपको पता है कि पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में उतने डेड स्लो हो गए कि 200 गेंदों पर 60 रन बनाकर वो दूसरे टेस्ट भी खेल गए। तो ऐसे को देखिए, मैंने एक पिछले प्रोग्राम में भी मैं एक टेलीविजन चैनल पे था, मैंने कहा था कि कुछ खिलाड़ियों से जब तक आप जान नहीं छुड़ाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनमें इमामुल हक हैं, उनमें फहीम अशरफ हैं, उनमें मोहम्मद नवाज हैं, शादाब खान है, हसन अली हैं। ये 5 नाम तो बरमला मैंने वहां भी कहा था और आपसे भी कह रहा हूं कि जब तक हम इनसे आगे नहीं निकलेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। साइम अयूब का बहुत पोटेंशियल है। इमाम के साथ भी तो आप हार रहे हो ना। इमाम ने 4 इनिंग्स में क्या किया है, किस स्ट्राइक रेट से खेले और कितना उनकी परफॉर्मेंस रही। अब कभी बाहर वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं रहती है, वो प्लेयर ही सेल्फिश हैं। वो अभी कराची में आप इनको दे दें, कोई डेड पिच दे दें कराची में, पिंडी में कहीं, वहां ये 100 बना लेंगे और फिर अगले 2 टेस्ट मैच के लिए जगह पक्की हो जाएगी। ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई पाकिस्तान क्रिकेट में। आपने नौजवान खिलाड़ियों पर या उन खिलाड़ियों पर भरोसा किया ना बॉलिंग में कि जिन्होंने डोमेस्टिक की बुनियाद पर टीम में आए थे। खुर्रम शहजाद ने अपनी कारकर्दगी दिखाई, मीर हमजा ने दिखाई, आमिर जमाल बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो भाई बैटिंग में आप क्यों नहीं लेते? आप बैटिंग में लें। बैटिंग में आपको साइम अयूब को पहले टेस्ट में ले जाना चाहिए था। जलालुद्दीन साहब ने अपने इंटरव्यू में नहीं बल्कि अपना फेसबुक पे एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा, खुद उनका अपना, कि साइम अयूब को की जगह इमामुल हक को खिलाने का मतलब है कि हम अपने डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं निकले हैं। यकीन करें 2 टेस्ट मैच के बाद मुझे उनकी बात बिल्कुल सही नजर आती है कि हम वहां टेस्ट खेलने गए, यानी आप 200 गेंदों पर 60 रन बना रहे हैं तो उनके बॉलर क्या सोच रहे होंगे यार, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें। शान मसूद ने 2 इनिंग्स में इस दफा अटैकिंग क्रिकेट खेल के 50-60 जो भी रन बनाए, लेकिन उससे एक प्रेशर पड़ा उनके बॉलर पर। आप खिलाएं प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को मौका दें। इतनी अच्छी टीम सेलेक्ट की है अभी T20 के अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तमाम जो टैलेंटेड प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट सबको मौका दिया। वहाब रियाज को मैं उस पर बिल्कुल दाद देना चाहता हूं कि उसने बहुत अच्छी टीम बनाई है। उसने साहबजादा फरहान को लिया, उसने हसीबुल्लाह खान को लिया। वो प्लेयर ले रहे हैं कि जिनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो आपको वो चीजें बहुत जरूरी है, आप उनको समझें। लेकिन अभी शायद शहनशाह अफरीदी के बारे में खबरें हैं कि शायद वो तीसरे टेस्ट में उनको रेस्ट दिया जाएगा, तो एक बार फिर शायद हमें हसन अली के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन आपको मूव फॉरवर्ड होना है, आपको इनसे जान छुड़ानी तो है। मुनीर साहब क्या कहेंगे? आखिरी टेस्ट मैच में हमने थोड़ा सा मुकाबला तो किया था, क्या 28 साल का जो इंतजार है वो इस बार खत्म होगा इस टेस्ट सीरीज में? यार देखें, उम्मीद तो हम हमेशा रख सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। नए साल का पहला टेस्ट मैच है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट जो हम हारे थे ना, हम 360 रन से हारे थे। ये हम 80 से भी कम रन पे हारे। डिफरेंस हमें नजर आया इस मैच में। 2-3 दफा ऐसे था कि जहां हम हावी थे, यानी जब 16 रन पर 4 आउट कर लिए तो उस वक्त आपकी टीम हावी थी। फिर जब थर्ड विकेट की पार्टनरशिप चल रही थी बाबर और शान मसूद की, उस वक्त भी आपकी टीम वो टारगेट को चेस करने की पोजीशन में थी। इवन जब जब रिजवान और आगा सलमान खेल रहे थे उस वक्त भी आपकी टीम ऐसी पोजीशन में थी कि एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाती तो मैच को बिल्कुल क्लोज ले जाते। आपने 13 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर एक टेस्ट मैच में 2 मरतबा आउट किया। 2010 में आखिरी मरतबा ऐसा हुआ था। तो चीजें तो पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की थोड़ी सी खामी है ना, वो देखना चाहिए कि पहली इनिंग्स में 124 तो एकदम से फिर 170 में 6 कैसे आउट हो गए, 46 रन पर 5 विकेटें कैसी गिर गई। सेकंड इनिंग्स में आखिरी 3-4 प्लेयर सारे के सारे 0 पर आउट हुए, जबकि 80 रन थे। कोई थोड़ी सी कोशिश करते। तो ये जो खामियां हैं इनको भी देखना होगा और इमामुल हक से और हसन अली से जान छुड़ानी पड़ेगी भाई। इसके बाद काम नहीं होगा जब तक ये 5 खिलाड़ी नहीं रहेंगे, मुस्तकिल इनको मौका दिया जा रहा। वजह ये है कि फहीम अशरफ कहाँ से एशिया कप में आ गए, कहाँ से वो टेस्ट टीम में आ गए, ऊपर से फरिश्ता उनको ला के टीम में डाल देता है। मुझे तो ये लगता है ऊपर से हसन अली इतने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, एक जो प्रॉब्लम थी ना बाबर आजम की, वो प्रॉब्लम वही थी कि जब वो होते हैं तो उनके साथ शादाब, उनके साथ रिजवान, उनके साथ इमाम और उनके साथ हसन अली, नवाज, ये सब लाजमी होते हैं। इनमें सिर्फ एक रिजवान ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, बाकी सब
बाबर आजम से दोस्ती की बुनियाद पर, मैं तो ये कहूंगा वही हुआ नतीजा कि वो बाबर आजम को भी ले डूबे, उनकी कप्तानी भी गई, अब तो बैटिंग में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी साल में उनकी एक भी 50 नहीं है। पूरा कैलेंडर ईयर 2023 गुजर गया, उन्होंने एक ने सेंचुरी नहीं बनाई। इससे बदतरीन कैलेंडर ईयर कभी भी नहीं गया बाबर आजम के लिए। तो आपको कुछ खिलाड़ियों को चेंज करना पड़ेगा, उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आप बिल्कुल जो 28 साल का एक आया हुआ है कैद, उससे भी निकल सकते। सर आखिरी सवाल होगा मेरा आप दोनों से, पाकिस्तान सुपर लीग 2024 उसमें कौन सी टीम आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जिसका स्क्वाड आपको मजबूत लग रहा हो? मुनीर साहब सबसे पहले आपसे ये सवाल। यार मुझे तो जो 2 साल से जो टीमें बड़ा अच्छा खेल रही हैं, चाहे मुल्तान और लाहौर, मुझे तो वही दोनों इस दफा भी अच्छी लग रही हैं। और शायद दूसरी टीमें जब मैचेस शुरू होंगे तो पता चलेंगे। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट करना कि कौन सी टीम क्या लग रही है, लेकिन मुल्तान और लाहौर इस दफा भी मुझे अच्छी टीमें लग रही हैं। बिल्कुल जिस तरह से बात की है मुनीर साहब ने, और बिल्कुल दुरुस्त कहा मुनीर साहब ने कि इस वक्त प्रेडिक्ट करना या फिर ये पेशगोई करना कि कौन सी टीम सबसे बेहतरीन है, ये तो, लेकिन अगर बात की जाए लाहौर क्योंकि मुसलसल 2 मरतबा की चैंपियन रही है और उन्हें यह एज हासिल तो है, लेकिन दूसरी जानिब मुल्तान की भी जो टीम है वो काफ़ी शानदार रही है। दीगर जो टीमें थी, खास तौर पर कोयटा के हवाले से बात की जाए, वो काफ़ी तनकीद के ज़द में थे। उन्होंने अपने कप्तान जो हैं उनको तो चेंज नहीं किया, टीम में काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं। अब वो देखनी है टीम में जो तब्दीलियाँ की हैं वो आया सूदमंद साबित होती हैं उनके लिए, कोई उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, या फिर क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब, मुनीरुल हक साहब, आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन इन असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।